गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ, देखते हैं आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज़ क्या क्या है। नाउ फर्स्ट है, नासा और जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने के लिए तैयार हो गया। आखिर क्या उद्देश्य है, क्यों इसको लकड़ी का उपग्रह जो है तैयार किया गया है? तो सबसे पहले यहाँ पे आप मेंशन कर ले कि अंतरिक्ष मलबे किसके लिए है? अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए। क्यों तैयार किया गया, किसके लिए और क्यों किया गया है? तो अंतरिक्ष में मलबे से निपटने के लिए। ओके, अंतरिक्ष में मलबे से निपटने के लिए क्या किया गया है? लकड़ी का उपग्रह जो है यह तैयार किया गया है। ओके, लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी चल रही, किसके साथ है? नासा और जापान के साइंटिस्ट के साथ चल रही है। नाउ अब यह जो उपग्रह आप देख रहे हैं, इस उपग्रह का नाम क्या रखा जाएगा? आखिर इसका नाम क्या रखा जाएगा? तो इसका नाम है लिंगोसैट। क्या है? लिंगोसैट प्रोब। ओके, लिंगोसैट प्रोब, यह इस उपग्रह का नाम है। और इसे किस प्रकार की लकड़ी से निर्मित किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, इसे निर्मित किया जा रहा है मैग्नोलिया वुड से इसे निर्मित किया जा रहा है। और इस वुड की स्पेशलाइजेशन या खासियत हम क्या कह सकते हैं, क्या इसकी विशेषता है? तो इसकी विशेषता है कि इसकी स्टेबिलिटी, यानी इसकी जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू क्रैक्स। ओके, रेजिस्टेंस टू क्रैक्स, ये इसकी खासियत है। ओके, नाउ एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप देखेंगे वर्तमान में अभी जितने भी सैटेलाइट वगैरह हैं जो पृथ्वी में जा रहे हैं, आप यहाँ पे इमेज भी दिख रहा है ना, तो जितने भी उपग्रह हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल में क्या करते हैं? पुनः प्रवेश करके और करते क्या है, तो पूरे इस एटमॉस्फेयर को यहाँ पर क्या करेंगे, ये लोग एल्युमिनियम का कण उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, आप यहाँ जो इमेज के थ्रू देख रहे हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, इस पूरे कह सकते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में ये लोग एल्युमिनियम का कण उत्पन्न करते हैं। ओके, एल्युमिनियम यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर ले, क्या करते हैं कि एल्युमिनियम का कण जो है वो उत्पन्न करते हैं, एल्यूमिनियम। ओके, इस पार्टिकल्स को, ओके, इस पार्टिकल्स को ये लोग क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। और ये पृथ्वी के ऊपरी परत के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। तो अब क्या किया जा रहा है? लकड़ी के उपग्रह को लॉन्च करने की ऐसी प्लानिंग जो है तैयार हो रही है और ये कुछ टाइम में लॉन्च भी कर दिया जाएगा। नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। राजस्थान के करौली में लौह अयस्क के बड़े भंडार पाए गए हैं। तो हेडलाइन अपने आप में ध्यान रखिएगा कि कहां पर पाया गया है? राजस्थान के करौली में। ओके, राजस्थान के करौली में लौह अयस्क के बड़े भंडार। अप्रोक्स यहाँ पे अगर बात की जाए तो करीब करीब 840 मिलियन इतने टन, ओके, इतने टन से अधिक के भंडार जो है लौह अयस्क के यहाँ पाए गए हैं, जिसमें कुछ हेमाटाइट भी है। ओके, कुछ मैग्नेटाइट भी। किस प्रकार की है? कुछ हेमाटाइट टाइप है, हेमाटाइट हो गया, कुछ मैग्नेटाइट। ओके, इस प्रकार के जो भंडार है वो पाए गए हैं। इस प्रकार के भंडार जो है अप्रोक्स 840 मिलियन टन से अधिक, कहां पर? राजस्थान के करौली में। और आप जानते हैं कि लौह अयस्क का यूज कहाँ है? तो इस्पात इंडस्ट्री, जो आप इस्पात इंडस्ट्री देख रहे हैं, इस्पात इंडस्ट्री हो गया। ओके, इसके अलावा अगर बात की जाए तो कोल आप कह सकते हैं कि कोयले की जो धुलाई की जाती है, ओके, वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि लौह मिश्र धातु, यानी जो आपकी मिक्स्ड एलॉय होती है ना, लौह मिश्र धातु वगैरह, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो कौन कौन सा होगा? लौह मिश्र धातु, यहाँ पर भी इसका यूज जो है किया जाता है। मिश्र धातु हो गई, और यहाँ पर आप कोल धुलाई कर सकते हैं, कोयले की धुलाई के लिए भी यूज किया जाता है। तो कुछ इसके यूजेस हैं, कुछ क्या अनेकों यूजेस हैं, जिसमें से इसकी मेन इसके फीचर्स को हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ओपेनहाइमर ने ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स में 7 ट्रॉफियां भी जीती हैं। इस इमेज को थोड़ा सा साइड कर दीजिएगा, ये इमेज जो है ये रॉन्ग हो गई है। ठीक है, दीपिका पादुकोण की इमेज रॉन्ग हो गई है, थोड़ा साइड कर दें इसे, इस पर फोकस ना करें। चलिए हम लोग देख लेते हैं किस मूवी को दिया गया है। कौन सी मूवी है? ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर ये क्या है? बेस्ट फिल्म है। ओके, बेस्ट फिल्म। कौन सा अवार्ड दिया गया है? बाफ्टा फिल्म अवार्ड दिया गया है, बाफ्टा।
ओके नाउ अब बात आती है, चूंकि ओपेनहाइमर क्या हो गई है, बेस्ट फिल्म हो गई है ओपेनहाइमर। इस हेडलाइन को तो ध्यान रखिएगा ही कि बाफ्टा की बेस्ट मूवी हो गई है, बेस्ट अवार्ड इसे ही दिया गया है। इसके अलावा बेस्ट फिल्म हो गए। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए ओके कि बेस्ट डायरेक्टर, अगर बात की जाए बेस्ट डायरेक्टर की, तो कौन है, क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन, ओके सॉरी, क्रिस्टोफर नोलन। ओके नाउ अब बात आती है यहाँ पर लीडिंग एक्टर्स। लीडिंग एक्ट्रेस कौन है इसमें, इम्मा स्टोन, इम्मा स्टोन। ओके एंड लीडिंग एक्टर, एक्टर की बात की जाए तो कौन है, सिलियन मर्फी। ओके सिलियन मर्फी, इस इमेज को आप लोग काट दीजिएगा। ओके सिलियन मर्फी। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। 19 फरवरी को पीएम मोदी के द्वारा यूपी में 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। कितना किया गया है, अभी आप लोगों ने सुना ही होगा। इनफैक्ट इससे हर कोई जान रहा है कि 10 लाख करोड़ रुपए की जो एक प्रोजेक्ट लाई गई, इससे 34 लाख युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि कहाँ किया गया है, यूपी में। तो इसके हेडलाइन को तो जरूर ध्यान रखना। हेडलाइन जितने भी मैं करवाती हूँ क्लास में, हेडलाइन अपने आप में आपके पास एक फैक्ट्स होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो यूपी में 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है और इसके तहत अगर आप यहाँ देखेंगे तो करीब 14,000 से अधिक, ठीक है, करीब 10 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाएं हैं। 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ, और जिसके तहत 14,000 जो है प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ किया गया। कितना, 14,000। इतने लाख करोड़ रुपए की कितनी परियोजनाएं हो गई, तो 14,000 प्रोजेक्ट्स अप्रोक्स कह सकते हैं, एग्जैक्ट तो कहना मुश्किल है, अप्रोक्स कह सकते हैं कि इतनी परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। और किस प्रकार की परियोजनाएं होंगी, जैसे उसका संबंध किससे होगा, कुछ मैन्युफैक्चरिंग होगी, है ना, कुछ मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो गई, कुछ रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित होगा, रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि विकास की परियोजनाएं क्या होती है, ये सारी क्या है, विकास की परियोजनाएं हैं। रिन्यूएबल एनर्जी हो गई। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और आईटी सेक्टर हो सकता है, आईटी हो गई। फूड प्रोसेसिंग हम यहाँ लिख सकते हैं, है ना, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, हाउसिंग हो गया, एंड और क्या हो सकता है, यहाँ पर रियल एस्टेट आ जाएगी। ठीक है, रियल एस्टेट, एजुकेशन हो गया। तो इस प्रकार की अनेकों परियोजनाएं जो हैं इसके अंतर्गत आएंगी। रियल एजुकेशन हो गया। ठीक है, नाउ इसके अलावा इसी टाइम एक और हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट ही मान के चले, कहाँ पे किया गया है, और ये सब जितने भी प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ये लखनऊ की, ठीक है, लखनऊ में इतने प्रोजेक्ट को रखा गया है, लखनऊ में। इसी प्रकार से एक है आपका संभल जिला, ठीक है, संभल डिस्ट्रिक्ट, संभल में, संभल जिले में क्या किया गया है, संभल डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर श्री कलिक, क्या नाम है, श्री कलिक धाम मंदिर। ओके, धाम मंदिर, इसका भी शिलान्यास किया गया है। इस मंदिर का भी कहाँ पर है, यह संभल जिले में। कहाँ है, संभल जिले में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। 2023 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार और राम भद्राचार्य को दिया जाएगा। 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए, अब गुलजार को लेकर के अगर बात की जाए तो हम लोग सभी जानते हैं कि क्या है, एक प्रसिद्ध उर्दू के कवि हैं। प्रसिद्ध क्या है, उर्दू के कवि हैं। ठीक है, प्रसिद्ध उर्दू कवि, क्या नाम है इनका, गुलजार। हम लोग सभी इस नाम से अवगत है। ठीक है, जैसे जय हो गीत है ना, स्लमडॉग मिलियनेयर की जय हो गीत इन्हीं के द्वारा वो गीत का निषंद किया गया था। ठीक है, उर्दू कवि हो गए। चलिए, अब बात आती है गुलजार। ये कितने ईयर्स, 89 ईयर्स ओल्ड हैं, 89 ईयर्स ओल्ड, और या ओल्ड लिखने की आवश्यकता नहीं, 89 ईयर्स ओल्ड। और इनका जो नामपुर में संपूर्ण सिंह कालरा, जिनको बाद में क्या बोला गया, कालरा, संपूर्ण सिंह कालरा। ठीक है, ये इनका नाम था गुलजार का। ठीक, 89 ईयर्स एज के हैं। इन्हें बहुत सारे अवार्ड पहले भी दिया जा चुके हैं और अभी इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया जाएगा। तो ये हो गई इनके बारे में। इसके अलावा अब अन्य नाम है राम भद्राचार्य। ठीक है, तो यहाँ हम लोग आते हैं, ये देख ले गुलजार साहब,
और दूसरा है रामभद्राचार्य यानी जगत गुरु रामभद्राचार्य, जिनका संबंध अगर देखा जाए तो इनका संबंध किससे है, इन्होंने क्या किया था, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चित्रकूट में आप लोगों ने सुना होगा कि तुलसी है ना, चित्रकूट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, तुलसी एक पीठ है, इसके संस्थापक यही है, चित्रकूट के तुलसी पीठ के संस्थापक। चलिए यहीं लिख देती हूँ, चित्रकूट के तुलसी पीठ है ना, उसके संस्थापक हैं ये, चित्रकूट के तुलसी पीठ के ये संस्थापक हैं। नाउ क्या नाम है, जगत गुरु रामभद्राचार्य। ओके, इनकी एक स्पेशलाइजेशन ये है कि 22 भाषाएं ये बोलने वाले हैं, 22 भाषाओं का इनको ज्ञान है। ओके, 22 भाषाओं का। इसके अलावा यह किस संप्रदाय से है, यहाँ पर मेंशन है रामभद्राचार्य, यानी यह किससे है, तो आप लोगों ने सभी कोई इतिहास में पढ़ा होगा, रामानंद है ना, यह एक क्या था, संप्रदाय था, इस संप्रदाय से इनका संबंध है, रामानंद संप्रदाय से यह संबंधित है। ठीक है, नाउ अब बात आती है, संप्रदाय संबंधित है और संस्कृत के विद्वान है, संस्कृत के विद्वान। ठीक है, संस्कृत के क्या है, ये विद्वान है और ये उर्दू कवि हैं, ये संस्कृत के और ये उर्दू के कवि हो गए, जिनका नाम क्या था, रियल नेम तो संपूर्ण सिंह कालरा है लेकिन बाद में इनका नाम गुलजार कर दिया गया। तो ये हो गई तुलसीपीठ के संस्थापक। इसके अलावा कुछ अन्य इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग और ज्ञानपीठ पुरस्कार ध्यान रखेगा कि 57th में, ओके 57th, चूंकि यह क्या है, यह जो ज्ञानपीठ दिया गया है 58th है, हम बात करें अगर 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार की, चलिए इसे हम अब यहाँ पे हटा के मैं ये फिर कुछ मेंशन और कर देती हूँ। 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, 2022 में। और किसको दिया गया, तो यह दिया गया था गोवा के एक लेखक थे, गोवा के लेखक, क्या नाम था उनका, दामोदर मोजो, दामोदर मोजो, इस नाम को दिया गया था 2022। 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसको दिया गया, गोवा के लेखक दामोदर मोजो को। ठीक है, इसके अलावा ज्ञानपीठ को लेकर के ध्यान रखिएगा कि इसकी जो स्थापना की गई थी या शुरुआत किया गया था, तो चलिए मैं यहीं पर मेंशन कर देती हूँ। तो ज्ञानपीठ को 1961 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1961 में। और ये क्या है, एक साहित्यिक पुरस्कार है। हमारे संविधान में जो 22 भाषाएं जिसको अनुसूचित भाषाओं का जो शामिल है, उन सभी भाषाओं में जो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इसमें साहित्य के तहत, ठीक है, पुरस्कार जो है भारतीय संविधान में जितने भी आपकी भाषाएं मान्यता प्राप्त 22 जो अनुसूचित भाषा है, उन्हीं भाषाओं में से किस क्या दिया जाता है, यह पुरस्कार जो है दिया जाता है। ठीक है, साहित्यिक जो पुरस्कार के लिए दिया जाता है। ये हो गया आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, फर्स्ट टाइम यह पुरस्कार किसको दिया गया था, तो यहाँ पे जी शंकर, एक नाम लिख ले, जी शंकर कुरूप, ये पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं को प्रदान किया गया था। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी और पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसको, जी शंकर कुरूप को। और इस पुरस्कार के तहत क्या क्या प्रदान किया जाता है, इस पुरस्कार के तहत तो ध्यान रखिएगा 1 लाख रुपए, ओके, ये प्रदान की जाती है 1 लाख रुपए, सॉरी 21 लाख रुपए, एक नहीं 21 लाख रुपए, यह 21 लाख रुपए का पुरस्कार ये दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर और वाघ देवी की प्रतिमा होती है, वाघ देवी की एक प्रतिमा दी जाती है, प्रतिमा, ओके, एंड एक प्रशस्ति पत्र, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, एक प्रशस्ति पत्र। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि उसके जो दिए जाते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत, क्योंकि नाम वगैरह थोड़ा सा कॉमन हो जाता है, सब लोग देख लेते हैं, इस वाले पॉइंट्स को छोड़ देते हैं, तो आप लोग इस वाले पॉइंट्स को जरूर देख लीजिएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, मुझे लगता है कि इस वीक में चूंकि आज मंगलवार है और आज जो स्टार्ट हुई है इस वीक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाएगा पूरे वीक का ये।
ओके इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर वीकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हुए चलेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। पीवी सिंधु और युवा अनमोल खरब के नेतृत्व में भारतीय महिलाओं ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 जीती। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था मलेशिया के शाह आलम में। ठीक है, मलेशिया के शाह आलम में इसका आयोजन किया गया था। और इन लोगों ने किसको हराया? जीत तो गए लेकिन हराया किसको? थाईलैंड को। थाईलैंड को कितना से? 3-2 से हराया गया है। 3-2 से इन्होंने हराया। ठीक है, चलिए ये हो गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। स्वयं कार्यक्रम के तहत उड़ीसा सरकार युवाओं को बिना ब्याज के पैसे उधार देगी। करोड़ों किसानों की हो गई मौज। इस योजना के तहत सरकार दे रही है 1 लाख का लोन। देखिए चलिए, ये थोड़ा सा यहाँ पर जो दिया गया है, ये थोड़ी सी इमेज जो है गलत हो गई है। मैं बात कर लूँगी पीपीटी वाले से, थोड़ा सा कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। बस ये ध्यान रखना है कि एक स्वयं जो प्रोजेक्ट है, कार्यक्रम है, ये जो प्रोग्राम है किसके द्वारा है? तो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा है फर्स्ट ऑफ ऑल। और किसके लिए है? युवाओं को बिना ब्याज के क्या कर रही है? पैसे उधार देगी, यानी 1 लाख रुपए। इसके तहत कितना देने का प्रावधान है? तो उड़ीसा सरकार जो है युवाओं को कितना देगी? 1 लाख रुपए। ठीक है, और इस पैसे से ये जो 1 लाख रुपए दे रही है, ये बिना ब्याज के पैसे उधार देगी। इस पे कोई आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना है। क्यों? अगर आप चाहें, सपोज कोई आप नई रोजगार कह सकते हैं, अगर कोई नई रोजगार स्थापित करना चाहते हैं या जो मौजूदा रोजगार है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए है ये। ठीक है, या तो नई रोजगार या मौजूदा रोजगार। ठीक है, इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही, दे रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल जो बेरोजगारी है उसको कम करना है। सीधी सी बात है। नाउ अब ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए, किसके लिए है? ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए भी है और शहरी क्षेत्रों के युवाओं के लिए भी है। ठीक है, शहरी क्षेत्रों के युवाओं के लिए। ओके, शहरी क्षेत्रों के युवाओं के लिए। अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो शहरी क्षेत्र के युवाओं के लिए 18 से 35 वर्ष जो है इसकी एज लिमिट कितनी है? इतने से इतने के बीच के युवक जो है इसका लाभ ले सकते हैं। ओके, नाउ और सबसे मेन चीज है कि इसमें एक साथ दिया जा रहा है। आप बैंक जा रहे हैं और आपको एक साथ, यानी एक बार में ही 1 लाख रुपए जो है उपलब्ध कराई जा रही है। एक बार में आपको 1 लाख रुपए जो है वह दे दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि आपको मतलब इंस्टॉलमेंट के रूप में दिया जाएगा, नहीं। आप जाइए, एक बार में 1 लाख रुपए दे दिया जा रहा है। या तो आप नया रोजगार कुछ स्थापित कीजिए, कोई बिजनेस प्लान है जो भी आप करना चाह रहे हैं, या मौजूदा कुछ आपका चल रहा है तो उसमें भी आपको इससे मदद मिल जाएगी। तो ओवरऑल इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा है। कौन सा प्रोग्राम है यह है स्वयं कार्यक्रम। कौन सा है यह? स्वयं कार्यक्रम। स्वयं इंपॉर्टेंट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी में कौन सा था यह? 60th, क्योंकि आप सभी जानते हैं जर्मनी में क्या होगा? 60th म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया। बस इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वहां पर इनके समकक्ष, चूंकि अब ये हैं तो समकक्ष इनके साथ ब्रिटेन के होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी जर्मनी के होंगे तो इन सबों का यहाँ मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, बस भाग लिया, इतना ध्यान रखिएगा। अमेरिकी कांग्रेस ने सहयोग को बढ़ाने के लिए क्वाड बिल पारित कर दिया। क्वाड, जिसकी हम लोग सभी जानते हैं क्वाड के बारे में, थोड़ा बहुत इतनी जानकारी तो है, और कुछ अगर नए स्टूडेंट्स हैं तो ये जान ले कि पहले क्वाड क्या है, क्यों ये बिल पारित किया गया। तो इसे और मजबूत करने के लिए, ठीक है, क्वाड को सबसे पहले आप यहाँ पे लिखे, इस क्वाड को जो बिल लाया गया, क्यों लाया गया? तो इसे और मजबूत करने के लिए। किस प्रकार की मजबूती? मजबूत करने के लिए। ठीक है, मजबूत करने के लिए यह बिल जो है किसके द्वारा पारित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, अमेरिकी कांग्रेस ने इसमें सहयोग बढ़ाने के लिए इसको पारित किया है। अमेरिकी कांग्रेस, क्योंकि क्वाड में 4 देश शामिल हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पर ये तो एक हो गया कि इसको मजबूत करने वाला अधिनियम हो गया, ये है ना, मजबूत करने मतलब क्वाड को मजबूत करने के लिए यह अधिनियम या बिल पारित किया गया। नाउ अब यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, इंडो पैसिफिक, एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि जो इंडो पैसिफिक का मतलब होता है भारत प्रशांत महासागर। ठीक है, इस पैसिफिक में कौन कौन से शामिल हैं? यानी क्वाड में कौन कौन से शामिल हो गए? भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया। ठीक है, पैसिफिक में भारत, क्वाड में कौन कौन शामिल है? भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया हो गया,
भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ठीक है, और जापान, ये हैं क्वाड के सदस्य। ये हैं 4, क्या हो गए, ये क्वाड के सदस्य हो गए। क्वाड में कौन कौन शामिल है, ये 4, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अब इनका, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिकी कांग्रेस ने सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड बिल पारित किया। क्वाड को मजबूत करने वाला जो अधिनियम है वो अमेरिकी संसद के द्वारा पारित कर दिया गया। अब इसके तहत इंडो पैसिफिक में जो ये 4 देश हैं, इनके बीच में क्या करना है, सहयोग को तेज करने के लिए, यानी मजबूत करने के लिए। क्वाड को मजबूत करने का मतलब क्या हो गया, इन चारों देशों को मजबूत करने के लिए, है ना, इन चारों देशों को मजबूत करने के लिए या इनके सहयोग को तेज करने के लिए आप इसे मेंशन कर सकते हैं, सहयोग को तेज करने के लिए। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, तेज करने के लिए, ठीक है। अगर ये 4 देश, क्योंकि अभी अभी एक जापान की और आपकी ब्रिटेन की आप देखेंगे तो इकोनॉमिक जो है वो लगातार गिरती जा रही है ना। अगर तिमाही देखा जाए तो 0.3% की कमी आई है और 3.33% की कमी आई। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अगर यहाँ पर अगर ये मजबूत हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चाइना से क्या हो जाएंगे, इनका मेन क्या है कि चाइना जो आगे बढ़ रहा है उसके साथ भी इनका कंपटीशन चल रहा है इन चारों देशों का, तो चाइना पीछे हो जाएगा। और यह अभी जो वर्तमान में आप देखेंगे तो जापान जो पीछे चल रहा है वो भी आगे हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे चाइना के भी कंपटीशन इससे जुड़ी हुई है, ठीक है, चाइना को भी पीछे करने के लिए। क्यों, आप यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इस क्वाड में 4 देश शामिल हैं। एक्चुअली क्वाड का जब गठन किया गया था, इसकी जब स्थापना की गई थी हम ये कह सकते हैं, तो 2007 में इसकी पहली बार बैठक हुई थी क्वाड की, ठीक है। इसकी पहली बार जो बैठक हुई थी स्क्वाड की कब हुई थी, 2007 में, जब आसियान की बैठक की गई थी, ओके, इन 2007। इसको आप बस समझने के लिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि लिखना है, इन 2007 में क्या हुआ था, आसियान की बैठक हुई थी और इसी आसियान के बैठक में क्या किया गया था, आसियान की जब मीटिंग हुई थी तो पहली बार क्वाड को वहां पर इसको रखा गया। क्वाड रखा रहने का मतलब है कि उसकी मीटिंग की गई थी, पहली बार बैठक की गई थी। अब इस क्वाड में मैंने आपको भी बताया कि ये 4 देश हैं, अमेरिका यहाँ कहीं नहीं, सॉरी चीन यहाँ कहीं पर भी शामिल नहीं है, नाउ। तो यहाँ पर इसको बोला भी जाता है, एक जो स्टार्टिंग जो इसका नाम था कि चतुर्भुज, है ना, सुरक्षा संवाद, यानी क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, सिक्योरिटी डायलॉग, QSD बोला जाता था और जिसका नाम को क्वाड कर दिया गया। पहले इसको जो स्टार्टिंग रखा गया वो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद रखा गया था, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, ओके, फर्स्ट इसका ये नाम था, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद ये था, जिसको बाद में क्या कर दिया गया, जिसको कि क्वाड नाम से हम लोग जानने लगे, ठीक है, नाउ। और ये क्या कर रहा है, चीन के जो प्रभुत्व है उसको कम करने के लिए भी ये 4 देश का जो है आपस में हम कह सकते हैं कि मिलकर मतलब एक सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, सहयोग को तेज किया जा रहा है। क्यों, चीन की जो प्रभुत्व है या उसको हम कह सकते हैं कि हाँ बेसिकली चीन के प्रभुत्व को कम करने के लिए, ठीक है। चलिए, जनवरी में भारत का बाह्य प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश है 25.7% से बढ़कर $2.1 बिलियन हो गया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा जो है शुरू की गई है। ओके, कहाँ पे किया गया है, उत्तराखंड में। हेडलाइन अपने आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट हेडलाइन ही पूछ सकता है कि किस राज्य में भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू होगी, तो उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में भी कहाँ पर, तो उत्तराखंड में आपका कौन है, ऋषिकेश, ठीक है। ऋषिकेश में कौन सा हॉस्पिटल, एम्स में पहला हेलीकॉप्टर जो है स्थापित किया जाएगा एम्स में, जिससे करीब 150 किलोमीटर के दायरे को कवर किया जाएगा, ठीक है, के दायरे में कहीं भी जो है भेजा जा सकता है, 150 किलोमीटर दायरे को कवर किया जाएगा। इससे क्या होगा कि आप अगर इमरजेंसी हो तो तुरंत आप, क्योंकि इसका नाम क्या है, हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा, यानी हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, HEMS, ठीक है। और इसका जो संचालन है वो किस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, इसका संचालन किया जा रहा है संजीवनी प्रोजेक्ट के तहत, संजीवनी, इस प्रोजेक्ट के तहत इसका संचालन जो है किया जा रहा है, ठीक है। नाउ बस इतना ध्यान रखिएगा। कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। निखिल जोशी को बोइंग डिफेंस इंडिया का नया MD नियुक्त किया गया है। ओके, किसको किया गया है, निखिल जोशी। तो ये निखिल जोशी को बोइंग डिफेंस इंडिया, इसकी स्थापना एक्चुअली 1916 में की गई थी। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी इस बोइंग कंपनी की। ओके, और ये करता क्या है, थोड़ा बहुत नॉलेज तो हम सभी जान रहे हैं कि बोइंग डिफेंस इंडिया जो है, जैसे वर्तमान में अगर आप देख लें
कि किस प्रकार की, तो एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, ये जो बोइंग आप देख रहे हैं यह एक अमेरिकी, लिख सकते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय का मतलब है, इसके काम को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी। ओके, बहुराष्ट्रीय कंपनी, सॉरी निगम, बहुराष्ट्रीय निगम। ओके, बोइंग बहुराष्ट्रीय निगम है। जैसे दुनिया भर में जितने भी हवाई जहाज हो गए, हवाई जहाज, हवाई जहाज हो गया, इसके अलावा आप यहाँ पे रोटर क्राफ्ट भी कर सकते हैं, रोटर क्राफ्ट। ओके, रॉकेट हो गया या उपग्रह, दूरसंचार उपकरण हो गए, यानी डिवाइस, टेलीकॉम डिवाइस हो गए, उपकरण हो गया, या मिसाइल। ठीक है, मिसाइल। इन सबों का अगर देखा जाए, इन सबों का डिजाइन, निर्माण, डिजाइन हो गया, निर्माण हो गया, और बिक्री किसके द्वारा, किसके द्वारा की जाती है? इस बोइंग डिफेंस के द्वारा। इस किसके द्वारा? तो इस निगम के द्वारा है, जो अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम क्या है, बोइंग क्या है, एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम है। और इसके द्वारा दुनिया भर में जितने भी आप देखेंगे, हवाई जहाज हो गया, रोटरक्राफ्ट हो गया, रॉकेट हो गई, उपग्रह हो गया, दूरसंचार यानी कम्युनिकेशन डिवाइस जो भी आ गए, या मिसाइल्स हो गए, इन सबका डिजाइन कर सकता है, निर्माण कर सकता है और बिक्री या कर सकता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। ढाका में खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तोरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ किया गया है? हेडलाइन ध्यान रखिएगा, तो ढाका में किया गया है। अब खासी स्वतंत्रता सेनानी, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके नाम के साथ ये ध्यान रखिएगा, ये हैं कौन? तो ये क्या है? खासी स्वतंत्रता सेनानी। क्या नाम है इनका? यू तोरोट सिंह। ठीक है, ये क्या है? एक खासी स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है, जिनको मेघालय में किस नाम से जाना जाता है? खासी पहाड़ियों के नायक के नाम से भी जाना जाता है। इनको मेघालय में क्या माना जाता है? खासी पहाड़ियों के नायक। नायक का मतलब क्या होता है? हीरो, है ना, के नायक के रूप में भी इनको जाना जाता है। ओके, किसको? यू तिरोट सिंह को। मेघालय में यू तिरोट सिंह दिवस भी मनाया जाता है। नाउ एक्चुअली इन्होंने क्या किया था, ये जो खासी हिल्स है ना, गारो खासी जयंती आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा, तो इस खासी हिल्स में ये एक स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, ब्रिटिशों का जो, क्योंकि यहाँ पर भी थे, है ना, तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ इन्होंने विद्रोह को किया था। ओके, चलिए, तो अब यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया जाएगा? ढाका में। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन चंडीगढ़ में हुआ। बस हेडलाइन को ध्यान रखिएगा। कम टू द नेक्स्ट, आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। कौन सा राज्य भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करेगा? कौन सा राज्य? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर एंड डी पंजाब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड कर रहा है ना, उत्तराखंड के ऋषिकेश में किया जा रहा है। बोइंग डिफेंस इंडिया के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रभु सिंह, निखिल जोशी, कमलेश पटेल, हरेंद्र शर्मा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निखिल जोशी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह, क्या नाम है? यू तिरोट सिंह, और ये क्या है? खासी स्वतंत्रता सेनानी है। इनकी प्रतिमा का अनावरण डैश में किया गया? ढाका, दिसपुर, शिलोंग, कोलकाता। तो यह ढाका में किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? जयपुर, कानपुर, हैदराबाद, चंडीगढ़। तो राइट आंसर क्या होगा? चंडीगढ़। कम टू द नेक्स्ट। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना, कौन सी योजना है? स्वयं योजना के तहत राज्य के युवाओं को 1 लाख, राज्य की योजनाओं को क्या, राज्य के युवाओं जो है उनको 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया है? उड़ीसा सरकार, तेलंगाना सरकार, गुजरात सरकार, बिहार सरकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा सरकार ने किया है। नेक्स्ट है, एस जयशंकर ने जर्मनी में म्यूनिख डैश सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया। 50th, 60th, 70th, 80th। इसका राइट आंसर क्या होगा? 60th। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। किस देश की संसद ने सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड बिल पारित किया है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, भारत। तो राइट आंसर क्या होगा इसका?
अमेरिका। ओके, और ध्यान रखिएगा कि ये चारों देश क्या हैं, तो क्वाड के सदस्य हैं। ठीक है, क्वाड के सदस्य हैं। नेक्स्ट है, भारत का बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जनवरी में डैश से बढ़कर 2.1 बिलियन हो गया है। ए 21.7%, बी 22.7%, सी 25.7% एंड डी 24.7%। तो राइट आंसर क्या होगा, 25.7%। नेक्स्ट क्या है, नासा और किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है? जापान, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी। तो बोला है नासा और किस देश ने, तो जापान ने किया है। नाउ राजस्थान में किस स्थान पर लौह अयस्क का विशाल भंडार पाया गया है? खोड़ा, टोडरपुर, करौली, ऊपर के सभी। तो ऊपर के सभी, एक्चुअली करौली के पास ये सभी आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं क्या है। भारत ने ओपन सोर्स डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए कोलंबिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो किसके लिए है ओपन सोर्स? क्या बोला जा रहा है? ओपन सोर्स, जस्ट अ मिनट। ओपन सोर्स डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो यह हो जाएगा कोलंबिया के साथ। ठीक है, कोलंबिया के साथ। नेक्स्ट है 22वें विधि, चलिए थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर दे रही हूँ। ओपन सोर्स सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, कोलंबिया के साथ इसने समझौता किया है। 22वें विधि आयोग ने अप्रवासी भारतीय और भारतीय विदेशी नागरिकों से संबंधित वैवाहिक मुद्दों पर कानून शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की है। ग्रीस ने समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया। तो ध्यान रखिएगा किसने किया रिसेंटली? ग्रीस ने कर दिया है। ओके, समलैंगिक। और दक्षिण एशिया में किसने किया है? सबसे पहले नेपाल ने किया है। एशिया में किसने किया है? ताइवान ने किया है। एंड फर्स्ट वो कौन सा कंट्री है? तो क्या आ जाएगा? नीदरलैंड, जो यूरोपीय कंट्री है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, वृक्षारोपण में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा वन मित्र योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? वन मित्र योजना, तो यह हो जाएगी हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हरियाणा सरकार के द्वारा। ओके, किसके लिए है? वृक्षारोपण में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, 16 फरवरी को पीएम मोदी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी एम्स, ओके, रेवाड़ी की आधारशिला रखी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, आर अश्विन 500 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, IRDAI द्वारा भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन पर विशेषज्ञ समिति के पुनर्गठन की घोषणा की गई है। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब? 17 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया। MSME मंत्री नारायण राणे ने अनौपचारिक सूक्ष्म उद्योगों के लिए एक विशेष योजना की शुरुआत की। मिलन नौसैनिक अभ्यास जो एक कह सकते हैं कि एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, इसमें बहुपक्षीय अभ्यास, जिसमें 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में कोमरावली रेलवे स्टेशन की आधारशिला 15 फरवरी को रखी गई है। वरिष्ठ बीजेपी नेता नंद किशोर यादव को बिहार विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। IIT जम्मू के प्रोफेसर ने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है, जिससे एंटी ड्रोन सिस्टम का मतलब हो गया अगर पाकिस्तान से भी किसी प्रकार की ड्रोन तो उसकी भी जानकारी इसको मिल जाएगी। 2024 में थोक मुद्रास्फीति घटकर 3 महीने के निचले स्तर पर कितना पहुंच गई है? 0.27% आ गई है। वन क्वेश्चन देख लेते हैं। ताज महोत्सव 24 यूपी के आगरा में कब से कब तक? 18 से 27 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने कहा वायु शक्ति अभ्यास किया? जैसलमेर के पोखरण में। किस मशहूर गीतकार और कवि को प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया? गुलजार को दिया गया। और किसको दिया गया है? जगत गुरु रामानुजाचार्य को। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 24 में किसने गोल्ड मेडल जीता? हरमिलन बेंस ने। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस कहाँ की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? भारत। 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया है? जर्मनी में। किस चाइल्ड आर्टिस्ट का 19 इयर्स की आयु में निधन हुआ है? सुहानी भटनागर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया? असम में। वार्षिक यात्री समीक्षा पुरस्कार 24 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? हिमाचल प्रदेश। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT रुड़की के साथ। तो ये हो गए आज की क्लास के हम लोग के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में लाइव क्लास के साथ 7:30 बजे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एंड वन मोर थिंग, अगर किसी को कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।